नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दमदार समाचार लगातार में आपका स्वागत है। रुख कर लेते हैं खबरों का। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद करीब 1 लाख लोगों के बीच पलायन का मामला सामने सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई जून के दूसरे सप्ताह में होगी। पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में 7 जून को जवाब देने की तैयारी में है। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील पिंकी आनंद की मांग पर राष्ट्रीय महिला आयोग और एनएचआरसी को पार्टी बनाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके अलावा SC/ST कमीशन को भी पार्टी बनाने की मंजूरी दी गई है। कोर्ट में दायर याचिका में हिंसा की वारदात और इनसे जुड़े मामलों की SIT से जांच और पलायन के शिकार हुए लोगों के पुनर्वास की मांग भी की गई है और इसके साथ कहा गया है कि राज्य में पुलिस व्यवस्था काम नहीं कर रही, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अहम आदेश जारी करे। याचिका में महिलाओं के साथ किए गए रेप और यौन शोषण के आरोपों वाले मामलों को अलग से जांच कराने की मांग की गई है। सत्तारूढ़ माकपा के विधायक MB राजेश को केरल विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। राजेश 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और श्री राम कृष्णन की जगह होंगे। त्रिथाला से कांग्रेस के 2 बार से विधायक VT बलराम को मात देकर पहली बार विधायक बने राजेश अपने पहले कार्यकाल में राज्य विधानसभा के शीर्ष पद पर काबिज होने वाले तीसरे विधायक हैं। राज्य विधानसभा में राजेश का ये पहला कार्यकाल है, लेकिन इससे पहले वह 10 साल तक सांसद के सदस्य पर रह चुके हैं और राज्य माकपा समिति के सदस्य डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व राज्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सीएम ने राजेश को बधाई दी है। तो रालोद सुप्रीमो अजीत सिंह के निधन के बाद पार्टी की कमान को लेकर चर्चाएं हो रही थी, जिसके क्रम में आज रालोद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में आज जयंत चौधरी के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हो गई है। सर्वसम्मति से उन्हें पार्टी के नेता के रूप में चुना गया है और जयंत चौधरी ने अध्यक्ष पद संभालते ही संयुक्त किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कार्यकर्ताओं से आज इसमें बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया है। इस बैठक में पार्टी सुप्रीमो स्वर्गीय अजीत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और इस दौरान देश में फैली कोरोना महामारी को लेकर जयंत चौधरी ने चिंता भी जताई। इससे निपटने के लिए गांवों में घर घर टीकाकरण अभियान चलाए जाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि टीकाकरण के लिए पंजीकरण को सुलभ बनाने की भी आवश्यकता है। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने जयंत चौधरी के नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया और बताते चलें कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की विरासत और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की किसानों की सियासत अब जयंत चौधरी के हाथों में है। बिना किसी सांसद विधायक की पार्टी को मजबूती से खड़ा करना जयंत के लिए एक बड़ी चुनौती है। जानकार कहते हैं कि दादा और पिता की तरह किसानों की राजनीति समझने वाले जयंत को किसान आंदोलन के बाद शुरू हुई लड़ाई को जारी रखना होगा। तो NSUI के राष्ट्रीय प्रधान नीरज कुंदन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कोरोना के उपजे हालात के बीच 12वीं कक्षा की परीक्षाएं न करवाने का आग्रह किया है और इसके अलावा उन्होंने रमन सिंह के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड क्या चीजें हैं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा रही है वो हमेशा सत्य की विचारधारा रही है और भाजपा की जो विचारधारा रही है वो झूठ, फरेब और प्रोपेगेंडे की विचारधारा रही है और उसी को एक्सपोज हमारे वहाँ के छात्र संगठन के नेता आकाश जी ने किया। उनके ऊपर FIR दर्ज भी हुई है और आप आने वाले समय में देखेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी जो है, अगर वो कोर्ट की बात भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सब कुछ जो है ऐसा ही। देखिए, चिट्ठी हमने ये लिखी है कि हमने शिक्षा मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर उनको याद दिलाने की कोशिश ये एक प्रयास किया गया है कि भारत सरकार की गाइडलाइंस भी अटैच करके भेजें कि 18 साल या 18 साल से ज्यादा के आयु के लोगों को ही अभी जो है वैक्सीनेट किया जा रहा है, उनको भी पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा। तो 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं जो 18 साल से कम के आयु के हैं, आप आज की डेट में उनकी परीक्षाएं जो है जब लेंगे, प्रैक्टिकली उनकी परीक्षा जो लेंगे तो उनकी जान को कहीं ना कहीं आप जोखिम में डाल रहे हैं। सबसे पहले उनको वैक्सीनेट किया जाए ताकि उनकी जान के साथ हम खेले ना, और दूसरा उनके इंटरनल असेसमेंट को देखते हुए उनको प्रमोट किया जाए ताकि हम उनका इस साल का जो सेशन है, जो एनुअल ईयर है, उसे बचाया जा सके।
कोरोना महामारी के बीच जानलेवा ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ब्लैक फंगस को कई राज्यों में महामारी घोषित किया जा चुका है। महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। महाराष्ट्र में स्थिति बेहद गंभीर है और अब तक लगभग 100 मरीज इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में क्या है ब्लैक फंगस, क्या होते हैं इसके लक्षण और कैसे करें इसका इलाज, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वार्ड से सीधे मरीजों का हाल और डॉक्टरों के साथ जो फंगस से जूझ रहे मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मुंबई से सटे थाने के वेदांता हॉस्पिटल में उपस्थित है। यहाँ पर तमाम जो है ब्लैक फंगस के जो प्रभावित है वो उनका इलाज चल रहा है। जिस तरह से लगातार लोग पैनिक हो रहे हैं कि ब्लैक फंगस को लेकर तमाम तरह की धारणाएं बताई जा रही है, उसको लेकर आज हम ब्लैक फंगस के उस वार्ड में जाएंगे जहाँ पर मरीज भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। ये फंगस का वार्ड रूम है जहाँ पर देखिए कि ब्लैक फंगस से जो प्रभावित है उनका इलाज यहाँ चल रहा है। उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह का यह फंगस है और किस तरह का यह जो है इफेक्ट करता है। सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। जयेश गायकर। जय जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं डोंबिवली से आया। अच्छा, किस कोरोना होने के बाद आपको कितने दिन बाद ऐसा हुआ कि आपको? कोरोना नहीं हुआ था, मैं एडमिट था, थोड़ा मैं वीक हो गया था, उसके वजह से वीक हो गया था। उसके बाद में मेरा प्रेशर का थोड़ा प्रॉब्लम था, हार्ट बना, तो मैं चेक करने को गया, तभी मेरे को समझा कि ऐसा बीमारी हो गया। क्या बताया डॉक्टर ने आपको? क्या डॉक्टर ने बोला आपको फंगस हो गया, तो मैंने फिर बाद में इधर एडमिशन लिया रात को। फिर कल दूसरे दिन मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन में क्या क्या किया गया? ऑपरेशन में पूरा अंदर में क्लीन कर किया और पंच वगैरह डाल के एक दिन पूरा पैक रखा। क्या लगता है, लोग डर रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर? वो डरने की जरूरत नहीं है, देखिए इतना बड़ा बीमारी नहीं है। तो जाहिर तौर पर लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से लगातार लोग पैनिक हो रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर, व्हाइट फंगस को लेकर, इस तरह की डरने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे वार्ड में जाएंगे जहां पर ब्लैक फंगस के दूसरे मरीज हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि सर क्या नाम है आपका? नरेश जी, कितने दिन से आप भर्ती हैं और किस तरह का इलाज यहाँ चल रहा है बताइए। मैं अभी कम से कम 20 दिन से भर्ती हूँ। ये ब्लैक फंगस की वजह से मैं यहाँ पे भर्ती हूँ। क्या कुछ हुआ था जब आपको एहसास हुआ कि ब्लैक फंगस हो गया? मेरे नाक में दर्द हो रहा था, आँख से पानी आ रहा था, फिर दांत में दर्द हो रहा था। ये इसकी वजह से डॉक्टर बताते बोले ऐसा प्रॉब्लम है, तो तभी मेरे को मालूम पड़ा कि ब्लैक फंगस है करके। क्या क्या प्रॉब्लम होता, कैसे एहसास होता कि आपको ब्लैक फंगस हो गया? इस तरह की जानकारी आपको कब मिली? जब नाक में से पानी आ रहा था, आँख में से पानी आ रहा था, दांत दर्द कर रहा था, फिर यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो बोले कि आपको ब्लैक फंगस का प्रॉब्लम है, आपको एडमिट होना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोगों का इलाज बिल्कुल चल रहा है, लोग ठीक भी हो रहे हैं। जैसा कि नरेश जी ने भी बताया, फिलहाल जिस तरह से लगातार मुंबई महाराष्ट्र में फंगस की बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर लगातार डॉक्टर अपनी चरम पे इलाज भी कर रहे हैं। हालांकि इस पूरी जानकारी के लिए डॉक्टर से भी संपर्क करेंगे किस तरह का इसका इलाज है, इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, किस तरह से इसको जो है रोका जा सकता है। उपस्थित है मुंबई से थाने के वेदांता हॉस्पिटल में, जहाँ पर डॉक्टर श्वेता मैम ब्लैक फंगस का इलाज कर रही हैं। जानकारी लेंगे कि वेदांता हॉस्पिटल में अब तक कितने ब्लैक फंगस की शिकायतें आई हैं, कितने लोगों का इलाज हुआ है और किस तरह का इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस के काफ़ी मरीज़ हैं हमारे पास। हमने करीब 24 सर्जरीज हो गई है हॉस्पिटल में। अभी हमारे पास फ़िलहाल उसमें से 14 पेशेंट्स एडमिटेड हैं। इससे डरने की बात नहीं, ये ट्रीटेबल है अगर अर्ली स्टेजेस में प्रेजेंट करते हैं तो। इसके सिम्टम्स मतलब आँख के नीचे सूजन, आँख के आजू बाजू पेन, हेडेक, नाक से खून आना या फिर डिस्चार्ज होना, ये इसके सिम्टम्स हैं। ये जनरली पोस्ट कोविड पेशेंट्स में देखा जा रहा है या फिर एक्टिव कोविड पेशेंट्स में भी देखे जा रहे हैं। तो ऐसे अगर कोई आपको सिम्टम्स है तो आप आपके नज़दीकी ENT सर्जन के पास दिखा के एंडोस्कोपी करा सकते हैं। एक MRI किया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि नाक में ये फंगस है। अगर होता है तो हम ऑपरेट करते हैं इमीडिएटली, जो दूरबीन द्वारा एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है। कभी कभी ये आँख के अंदर या फिर जबड़े के अंदर भी पहुंच जाता है, तो ऐसे समय हमें ओपन सर्जरीज करनी पड़ती है और इसका लॉन्ग टर्म मेडिकल मैनेजमेंट इंजेक्शन द्वारा किया जाता है। मैडम, किस तरह का इंजेक्शन होता है, किस तरह की दवाइयाँ होती है
लोगों को किस तरह का ख्याल रखना चाहिए वो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। ये इंजेक्शंस एंटी फंगल्स है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है तो फंगस मारने की दवाइयाँ हैं। तो इसका कोर्स एक 14 से 20 दिन के अंदर तक होता है। तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन उतने समय की लगती है। तो जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरह से लगातार डॉक्टर श्वेता ने अब तक 40 से 50 लोगों का इलाज किया है, जिनमें काफ़ी लोग ठीक होकर भी गए हैं। हालांकि डॉक्टर श्वेता का कहना है कि बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्योरेबल है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपको सिम्टम्स दिखे तुरंत संबंधित डॉक्टर को संपर्क करें। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ। और रुख करेंगे अब पंजाब का, जहां कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए किसान संगठनों को समर्थन देते हुए पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐलान किया था कि वो अमृतसर और पटियाला में अपने घर की छत पर काला झंडा लहराएंगे। इसी के तहत मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी ने पटियाला में अपने घर की छत पर किसानों के हक में काला झंडा लहराया। वहीं अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर उनकी बेटी राबिया सिद्धू की ओर से काला झंडा फहराया गया। इस मौके पर राबिया सिद्धू ने जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारे लगाए और किसानों के हक में कृषि कानून रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार का विरोध करते हुए जय किसान जय जवान के नारे भी लगाए। उधर हरियाणा के खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार के मामले में बड़ी बात कही है। संदीप सिंह ने कहा है कि ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार पर जिस तरह का मामला सामने आया है, उससे खेलों में नए आने वाले खिलाड़ियों को झटका लगा है। अभी इस मामले पर हकीकत सामने नहीं आई है, सच्चाई सामने आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। संदीप सिंह ने कहा कि पहलवान सुशील ने ओलंपिक खेलों में पदक दिलाकर देश का नाम रोशन किया। खेल के मैदान में उतरने वाला खिलाड़ी देश का नाम रोशन करने के लिए पसीना बहाता है। पहलवान सुशील कुमार के बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर पहलवान सुशील कुमार पर लगे आरोप अगर सिद्ध होते हैं तो ये बहुत निंदनीय होगा। तो एमएनएम के प्रमुख कमल हासन ने कहा है कि जब तक मैं जीवित हूं राजनीति में रहूंगा, जब तक राजनीति है मक्कल निधि मयम भी रहेगा। बकौल हसन उनके पार्टी जल्द ही परिवर्तन की गवाह बनेगी। एमएनएम छोड़ने वालों में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा अपनी गलतियां छिपाने के लिए लगाए गए झूठे आरोपों का जवाब देने की हमें आवश्यकता नहीं है, समय जवाब देगा। आपको बता दें कि कमल हसन लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन अपनी लोकप्रियता के हिसाब से अभी तक उन्हें उस दर्जे की कामयाबी नहीं मिल पाई है। हालांकि कमल हासन की कोशिश लगातार जारी है। कोरोना संकट के बीच अब ब्लैक फंगस ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और इसी पर दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि ब्लैक फंगस के मामले सभी राज्यों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी 200 के लगभग मामले रिपोर्ट हुए हैं। लोकनायक अस्पताल में अभी 55 मरीज भर्ती हैं। यह फंगस बहुत खतरनाक होता है, इसका इलाज लंबा और मुश्किल होता है। के पेशेंट्स में, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसमें ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होता है। पर जब से ये कोरोना के केसेज आए हैं तब से ब्लैक फंगस बहुत 100 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ गया है। और हमने देखा है कि यदि किसी को कोरोना हुआ है और उसने स्टीरॉयड लिया है और यदि पेशेंट डायबिटीज़ है, ये 3 फैक्टर, कोरोना प्लस डायबिटीज़ प्लस स्टीरॉयड यूज़, ये तीनों फैक्टर मिलके इस फंगस को जन्म दे रहे हैं। और अभी जो केसेस आ रहे हैं वो अनकंट्रोल्ड शुगर वाले पेशेंट्स में ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति यदि स्टीरॉयड ले रहा है तो वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के स्टीरॉयड नहीं लेना चाहिए। स्टीरॉयड मैक्सिमम 7 से 10 दिन तक ही लेना चाहिए और स्टीरॉयड का कम से कम इस्तेमाल कोविड के मैनेजमेंट में होना चाहिए। स्टीरॉयड बहुत वंडरफुल ड्रग है, पर इसका यदि मिसयूज होता है, ओवर यूज होता है। यूपी सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी एक दिवसीय दौरे पर बदायूं पहुंचे। प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर बताया कि मेडिकल कॉलेज मंच पहले अव्यवस्थाएं थी और जिसको लेकर यहां के प्राचार्य को हटाया गया और इसके बाद से व्यवस्थाएं अच्छी हैं। उन्होंने बताया कि यहां भर्ती कोविड के मरीज से भी बातचीत की गई है, उन्होंने भी संतुष्टि जताई है। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश भी दिए हैं, जिसका सामान भी आ गया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में सभी व्यवस्थाएं हैं, उसका लाभ लोगों को मिल भी रहा है। लोगों कोविड-19 लहर को देखते हुए 50 बेड की व्यवस्था की गई है।
देखिए, मेडिकल कॉलेज में जो कमी थी, इसीलिए यहाँ से उस समय जो प्रिंसिपल थे उनका ट्रांसफर किया गया और कुछ जांचें भी चल रही हैं। आज व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ लगभग 2000 के करीब कोविड पेशेंट अब तक भर्ती हुए हैं। आज भी यहाँ करीब 49 कोविड पेशेंट हैं। मेरी और आदरणीय सांसद जी की, मंत्री जी की, हम लोगों की बात यहाँ कोविड पेशेंटों से भी हुई है। वो संतुष्ट हैं, उनकी देखभाल बहुत अच्छी हो रही है। इसके लिए चूंकि ऑक्सीजन की एक बड़ी किल्लत पूरे देश में खड़ी हो गई थी, इसलिए आदरणीय योगी जी ने यहाँ एक ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट भी दिया है। उसका सामान भी आ गया, कार्य प्रारंभ हो गया है, उसका भी निरीक्षण हम लोग करेंगे। जो भी यहाँ व्यवस्था है, यहाँ सीटी स्कैन की व्यवस्था भी हम बहुत शीघ्र ही कराने जा रहे हैं। ये 50 बच्चे अभी जो थर्ड लहर के बारे में आशंका जाहिर की जा रही है, उसके लिए भी यहाँ 50 बेड के हॉस्पिटल में 50 बेड की तैयारी कर ली गई है। बहुत अच्छी तैयारी है, हर बेड पे ऑक्सीजन पहुंचने। कोरोना कर्फ्यू के बीच ग्वालियर के श्री विहार कॉलोनी में एक रिटायर्ड एएसआई के बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने सबसे पहले रिटायर्ड एएसआई के हाथ और पैर बांध दिए और फिर मुंह को तौलिए से बांधकर बाद उनका गला घोंट दिया और जब तक इतने से बदमाशों का मन नहीं भरा तो उन्होंने मृतक के सिर में ईंट भी मारी। घटना सोमवार रात की है, जिसकी जानकारी जैसे ही सुबह पुलिस को लगी तो एसपी ग्वालियर अमित सांघी और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घर अलमीरा खुली पड़ी मिली और सामान भी बिछा हुआ मिला। आशंका है कि बदमाशों ने कुछ ढूंढने का प्रयास किया। पुलिस को आशंका है कि हत्या का कारण प्रॉपर्टी विवाद और लूट करना हो सकता है। श्री विहार कॉलोनी में एक मकान में जो मृत व्यक्ति मिले हैं, रिटायर्ड सब सुबह जब उनके देखने आए भाई आई काम में, तो उन्होंने देखा तो वो कमरे में मृत पड़े मिले। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और सिर में चोट भी थी। उसमें हत्या का मुकदमा दर्ज करके आगे तफ्तीश की जाएगी। आपको क्या लगता है कि ओडिशा में तूफान के खतरे से सब खौफ में है, इसलिए अब कई सामाजिक संस्थाएं भी लोगों की मदद करने के लिए सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में भुवनेश्वर में रेड क्रॉस सोसाइटी ने लोगों के लिए खाने के पैकेट पैक करना शुरू कर दिए हैं। हाँ, पैकेट में हमारा चूड़ा जो है फैट एंड राइस है और गुड़, बिस्कुट्स, कैंडल, मैच बॉक्स, देन छत्तू और वाटर बॉटल भी है, सारे है। जिस तरीके से अभी कोविड सिचुएशन चल रहा है, कोविड सिचुएशन के साथ ये साइक्लोन का असर है, तो ऐसे समय में रिलीफ सामग्री पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण साबित होता है? हाँ, ये तो चुनौती है, लेकिन हमारा जो रेड क्रॉस जो वॉलंटियर्स है व काउंसलर्स है वो ट्रेंड है। हम उसको जो कोविड-19 का समय भी ट्रेनिंग दिए थे, कैसे कोविड-19 को मान के कैसे काम किया जाए, और ये डिजास्टर भी हमारा भी डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग भी है। तो इसीलिए हमारे पास जो वॉलंटियर्स है वो ऑलरेडी ट्रेंड है और वो काम करने के लिए तैयार भी है, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट में है। हमारा जो 11 डिस्ट्रिक्ट में अभी पूरी तरह हम तैयार करके रखें। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां उज्जैन में सरकारी हॉस्पिटल में पहला ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है और उस पर ऑपरेशन भी सफल ऑपरेशन किया गया। 13 साल की लड़की पहले कोरोना से संक्रमित हो चुकी थी, जिसके बाद ब्लैक फंगस ने बुरी तरह से लड़की को अपनी चपेट में ले लिया। ब्लैक फंगस ने लड़की के कई हिस्सों पर अटैक किया, यहां तक कि तीनों साइनस जबड़े पूरी तरह से संक्रमण का शिकार हो चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, संक्रमण मस्तिष्क तक पहुंच गया था। बावजूद इसके जिला हॉस्पिटल की टीम लड़की को ब्लैक फंगस से निजात दिलाया और 4 घंटों तक चले ऑपरेशन के बाद ये जानकारी दी कि ऑपरेशन सफल रहा। एंडोस्कोप के माध्यम से ब्लैक फंगस को रिमूव किया गया। डॉक्टर ने बताया कि बालिका के सिटी स्कैन में संक्रमण की स्थिति खराब थी। उसके गरीब परिजनों को केवल जिला हॉस्पिटल के डॉक्टरों से आस थी। देखिए, ये एक बच्ची थी 13 साल की, जो कि इंदौर से एम भाई हॉस्पिटल से वहाँ से चली आई। वहाँ उसका इलाज नहीं हो पाया तो हमारे पास आई, हमने उसको एडमिट किया।
उसकी जांचें कराई। उसको पहले कोविड हुआ था और कोविड के बाद में ब्लैक फंगस हुआ था, तो उस ब्लैक फंगस का ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन में लगभग 4 घंटे लग गए और सभी अच्छा हुआ, सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन। और इसमें हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर चौहान साहब, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा और अच्छा सफल रहा। हमारी काफ़ी पूरी टीम है, लगभग 7-8 लोगों की टीम है, सभी ने अच्छा काम किया और अच्छी बच्ची स्वस्थ है। और उसको जो है इंजेक्शन भी हमारे कलेक्टर साहब महोदय की तरफ से उसको फ्री दिए जाएंगे। अभी मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई थी तो बता रहे थे जो भी ऑपरेशन सिविल हॉस्पिटल में होंगे उनके लिए एम्फोटेरेसिन भी कलेक्टर साहब वहाँ से फ्री में दिलाएंगे। देखिए ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं और पूरे ही नाक में था, ये यहाँ के मैक्सिला में था, है ना, पीछे की तरफ दिमाग की तरफ था, नीचे भी था, जो है आपका तलवा होता है वहाँ पे भी था, ऊपर दिमाग की तरफ भी जा रहा था, काफ़ी लंबा चौड़ा। पंजाब में होशियारपुर जिले का ठहरोली गांव 100% कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वाला उभर करके सामने आया है। यहां 1200 के करीब आबादी वाले इस गांव में 100 वैक्सीनेशन करवाई गई 100%, और वहीं गांव के पंचायत को आज कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने सम्मानित भी किया। यहां गांव के सरपंच का कहना है कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा और कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के दिशा निर्देशों के आगे रखकर गांव का पूरा सहयोग दिया है और जिसके बाद गांव ने पूर्ण वैक्सीनेशन करवाई और आज होशियारपुर जिले का पहला गांव बनकर आगे आया है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने गांव द्वारा संपूर्ण वैक्सीनेशन करवाने को सराहा और उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वो सब संपूर्ण वैक्सीनेशन करवाने में आगे आए। ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 100% ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨੈਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ 100% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 30 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 100% ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ ਕੈਂਪ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਠੋਲੀ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਰਹੇ हैं कि फटाफट ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ। तो उत्तर प्रदेश जिले में झांसी जिले के मोठ क्षेत्र में घर सिलेंडर फटने से एक मकान में भीषण आग लग गई है और जिसमें घर में रखा सामान जलकर राख हो गया है। सिलेंडर के जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल गया है। सूचना पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार झांसी के मोठ थाना क्षेत्र के ग्राम टोढ़ी में घर पर महिला खाना बना रही थी और तभी अचानक सिलेंडर लीकेज होने से उसमें आग लग गई। वह इससे पहले कुछ समझ पाती कि आग ने धीरे धीरे भीषण रूप धारण कर लिया। घर के लोगों और पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तभी तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया, जिससे गांव वालों भी दहशत में आ गए।
तो हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री को अंबाला पुलिस ने सील कर दिया है। पुलिस अब तक मामले में 673 इंजेक्शन और 5 कार, लैपटॉप, कंप्यूटर, पासपोर्ट और चेकबुक बरामदगी कर चुकी है। पुलिस ने फैक्ट्री को सील करने के बाद हिमाचल पुलिस की गार्ड को वहां लगाया है। उधर इंजेक्शन की सप्लाई करने वाले 11 आरोपितों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और इनमें मुख्य आरोपित फैक्ट्री का मालिक दिलप्रीत सिंह है, जो मूल रूप से पंजाब के एसएस नगर का रहने वाला है, जो काफी समय से इस फैक्ट्री को गुप्त तरीके से चला रहा था। दरअसल जब कोरोना के केस बढ़ रहे थे तब रेमडेसिविर इंजेक्शनों की काफी आवश्यकता थी और इसी का फायदा उठाते हुए दिलप्रीत सिंह ने नकली रेमडेसिविर फैक्ट्री लगाने की सोची। यही नहीं, इसके लिए सप्लायर भी खड़े कर दिए, मगर कोरोना के बढ़ते केसों के चलते अंबाला में नाइट कर्फ्यू लग रहा था और इसी दौरान पुलिस को यमुनानगर जागाधारी के गांव जुड़ोदा निवासी गौरव को 24 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 30,000 रुपए की नकदी के साथ दबोचा था। शाम को ये पता चला कि अंबाला से कोई टीम आ रही है एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू रेमडेसिविर। सो हमने उनको ज्वाइन किया है उनकी रिक्वेस्ट पे और हम उनको सहयोग कर रहे हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन इस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में किया गया जिसका नाम मेलफिन ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें ये पाया गया कि वो सेम मिलती जुलती वायल विद ऑरेंज फ्लिप ऑफ सील ये रिकवर हुई है, कुछ 200-250 के लगभग। हम सिर्फ हरियाणा की टीम को सहयोग कर रहे हैं उसमें। क्या सर प्रीमाइसेस को सील किया जाएगा जहाँ स्टॉक रखा है? प्रीमाइसेस को सील करने की जिम्मेदारी लोकल ड्रग अथॉरिटी की होती है। अगर ऐसा कुछ पाया गया कि और भी मटेरियल मिले तो एक सील का प्रोविजन होता है। ये इसमें जो रिकवरी हुई थी जिसपे ये एफआईआर दर्ज हुआ था वो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन हैं वो 24 वायल्स जो थे उसकी रिकवरी हुई थी। तो फर्दर उस पर हमने एफआईआर दर्ज किया था, हमने आगे कार्रवाई की और जो ये वायल्स मिले थे रेमडेसिविर उसको हमने थ्रू सीएमओ हमने उसकी टेस्टिंग के लिए भिजवाया। फर्दर जब इसमें टेस्टिंग में वो फेक आए, फर्दर हमने इसमें कार्रवाई करते हुए टोटल 4 लोग हमने पहले अरेस्ट किए थे, फर्दर 7 लोगों को और अरेस्ट किया गया, टोटल 11 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। 23 तारीख को हमें जो लीड मिला था, जो हमने 11 लोग पकड़े थे उसमें जिस तरीके से हमें लिंक मिलता जा रहा था कि ये मटेरियल ये जो दवाइयों में डाला जा रहा था वायल्स में, वो मटेरियल कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। तो वो लिंक हमें मिला बद्दी में नालागढ़ जो है वहाँ पे एक फैक्ट्री है एल्फिन। तो पंजाब में कोरोना महामारी का प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन कोरोना के मामलों ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ाकर रख दी हैं और ऐसे में बठिंडा प्रशासन ने कोरोना पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की है, जिसमें 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध रहेंगे। और बता दें कि जिला रेड क्रॉस की ओर से ये सेवा दी जाएगी। जो कोरोना मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जाएंगे वो इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल कर सकेंगे। बठिंडा रेड क्रॉस के अधिकारियों ने बताया है कि डिप्टी कमिश्नर के सहयोग से ये सेवा शुरू की गई है, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक कोरोना मरीज को सिर्फ 10 दिनों के लिए दिया जाएगा। हाँ सर, की कहना चाहते जी मशीन आई है ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਬੈਂਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡਯੋਗ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 50 ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। 200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 400 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਠਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਸਲਾਈਟਲੀ ਜਾਂ ਡਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ डॉक्टर ਦੀ प्रिस्क्रिप्शन ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ है। और खबर हरियाणा से है, जहां फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की मेन मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि घटना कल देर शाम की है, जब बल्लभगढ़ के खट्टर चौक के पास से एक युवक सड़क पार कर रहा ड्यूटी पर जा रहा था।
कि तभी एक तेज रफ्तार वैगनार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद युवक सड़क पर उछलकर जा गिरा, लेकिन वैगनार कार चालक उसे रौंदता हुआ निकल गया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के नाम मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं मामले में जब जांच अधिकारी भूपेंद्र से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल से उन्हें फोन द्वारा सूचना मिली थी कि सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद सिविल अस्पताल पहुंचकर पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी रखवा दिया था और आज पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है, लेकिन उसमें कार का नंबर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश जारी है। ये जो एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे हुआ है बल्लभगढ़ में, तो यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है वो गांव के दो पड़ोसी बंदे हैं, उनके साथ गाड़ी में आए। वो गाड़ी में से उतर के जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, तुरंत पीछे से एक वैगनार टैक्सी गाड़ी आई है, टैक्सी नंबर गाड़ी, और उसने तुरंत टक्कर मार कर घसीटते हुए ले गई कम से कम 1-1.5 किलोमीटर, और उसी समय ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। बल्कि उन्होंने, और जो दूसरे बंदे थे जो साथ में आए हुए थे, वो अपनी गाड़ी को ले गए हैं। उन्होंने फिर मेरे भाई हैं जो सब इंस्पेक्टर धर्मवीर जी, उनके पास कॉल किया है। तो क्या सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं चौराहे पे, उनकी कोई मदद मिल पाई है पुलिस? नहीं, उनसे कोई मदद नहीं मिल पाई। एक से मिल रही थी, लेकिन वो मतलब दिखा रही थी क्लियर, लेकिन उसके सामने वो पेड़ आ रहा था, उसके पत्तों की वजह से टैक्सी नंबर नहीं दिख पाया क्लियर। टैक्सी गाड़ी थी जिससे एक्सीडेंट हुआ? टैक्सी गाड़ी थी, येलो कलर की प्लेट लगी हुई थी, वैगनार गाड़ी है। मृतक के कौन लगते हैं आप? मृतक वो मेरे कजन ब्रदर है, ताऊ के लड़के हैं। ताऊ के लड़के हैं। तो पुलिस को शिकायत दे दी आपने? हाँ जी। तो किस प्रकार की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? पुलिस अपनी तरफ से लगी हुई है, रात से हमारे साथ जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी देख गए हैं, और जो गवर्नमेंट सीसीटीवी कैमरे जो 20 सेक्टर जाके हमने वहाँ भी चेक किए, रात को भी गए हम 12-1 बजे तक। तो क्या कुछ सीसीटीवी कैमरे की मदद मिल पा रही है पुलिस को? वहाँ से नहीं मिल पा रही। एक सीसीटीवी कैमरा जो वर्किंग में मिला है, उसके सामने वो पेड़ आ रहा था, तो उससे क्लियर टैक्सी का नंबर नहीं मिल पाया। कल रात को 7-7:30 बजे एक बंदा पैदल चल रहा था, वैगनार तेज स्पीड में थी, लेकिन उसका नंबर नहीं मालूम। उसने उसको जगह इतनी ज़बरदस्त मारा, काफ़ी दूर तक लपेट के अपने अंदर ले गया और वो भाग गया। पुलिस को जब सूचना दी थी वो मौके पे आ गई थी, लेकिन हमारे यहाँ जो स्मार्ट सिटी के कैमरे लग रहे हैं उनमें कोई नंबर नहीं आ पाया, और जो बाकी दुकानदारों के हैं उन्होंने अपना जाके आदमी रात को, क्योंकि मार्केट बंद चल रही है, रात का समय था, जाके आदमी कोई दुकानदार नहीं आ पाया, उनके मेन स्विच बंद होते हैं। सर, चौराहे पे काफ़ी कीमत के कैमरे लग रहे हैं, उसके बाद इनमें किसी प्रकार कोई फुटेज नज़र नहीं आया, क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरे को खुद हैरानगी हो रही है, इतने महंगे कैमरे। हमारे मंत्री जी इनकी रिक्वेस्ट पे करा था, हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी, तब उन्होंने कैमरे लगवाए थे। अब ये क्या कारण है, ये कैमरे क्यों नहीं चल रहे, और इसका तो हम जाके स्मार्ट सिटी वालों से मिलके पता करेंगे और मंत्री जी इनके कानों में भी डालेंगे। इन कैमरों को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। आज तो ये हादसा है, कल को दूसरा भी हादसा हो। कल हमें एक डेड कार का जीएच बल्लभगढ़ से प्राप्त हुआ था कि भाई रोड साइड एक्सीडेंट में रामू नाम के व्यक्ति की एक मौत हो गई है। जिस सूचना पर हम वहाँ मौके पर पहुँचे, वहाँ से फिर हम घटनास्थल पर आए तो हमें पता चला कि खट्टर चौक पर एक व्यक्ति, रामू नाम का जो व्यक्ति है, ये रोड क्रॉस कर रहा था, तो पीछे से एक तेज रफ्तार वैगनार टैक्सी नंबर गाड़ी थी जिसका नंबर नोट नहीं हो सका। उसने अपनी रामू को सीधी टक्कर मारी और दूर तक घसीटते हुए ले गया। उसने जरा सा भी ये नहीं सोचा कि कोई व्यक्ति गाड़ी के नीचे है, और बेरहमी से उनको घसीटता हुआ दूर तक ले गया, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और इसकी जांच चल रही है। हम टैक्सी की भी तलाश कर रहे हैं। सर, चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, क्या उनकी मदद नहीं ले पाई पुलिस अब तक? चौराहे पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो अभी इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया में है, अभी वो ठीक से चालू नहीं हो पाए हैं। उसके लिए भी कैमरे भी क्लियर आए हैं जिसमें कि गाड़ी पे उछल के बंदा टायर के नीचे आ गया, तो क्या उससे कुछ? हाँ, उसमें हमें फुटेज तो प्राप्त हुई है, लेकिन उसका नंबर क्लियर नहीं हो पाया है गाड़ी का, ना ही चालक बारे कोई सुराग चल सका, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। तो कहाँ के रहने वाला है सर मृतक? ये
रामू जी जो हैं गांव नरियाला के रहने वाले हैं और ये दमदार समाचार लगातार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मैनपुरी जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित LIC बिल्डिंग में संदिग्ध परिस्थितियों में एक कर्मचारी का शव लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूरा मामला मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के कचहरी रोड स्थित LIC बिल्डिंग का है, जहां LIC बिल्डिंग परिसर में 50 वर्षीय श्याम सुंदर सिंह पुत्र रघुवर यादव का शव अंगोछे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक की जेब से प्राप्त कागजों के आधार पर मृतक की शिनाख्त की है और परिजनों को घटना की सूचना दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है और आत्महत्या या हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। अभी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है कि LIC परिसर में ही बाउंड्री से एक बॉडी लटकी हुई है। वहाँ आकर के हम लोगों ने देखा। तलाशी के दौरान जो प्रपत्र उनके पास से मिले पहचान, उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इनका नाम श्याम सिंह है, पुत्र रघुवर दयाल। ये नगला हरि सिंह मौली खेड़ा थाना भोगांव क्षेत्र के रहने वाले हैं। अभी बाकी की चीज़ें जो भी हैं आगे पीछे इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। बाकी और जांच आगे की जा रही है। जैसा भी होगा परिजनों के आने के बाद अगर कोई तहरीर और अन्य तरह की चीज़ें मिलती हैं तो अग्रेसर कार्रवाई। सर प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा? अभी प्रथम दृष्टया चूँकि फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुला लिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ही इसका हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत सदस्यों की शपथ ग्रहण की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के चलते गोवर्धन ब्लॉक के ग्राम पंचायत प्रधान बहुमत न होने के कारण शपथ नहीं ले सकेंगे। शनिवार को सूबे के सरकार ने पंचायत चुनावों में निर्वाचित ग्राम प्रधानों की शपथ ग्रहण 25 और 26 मई को निर्धारित की है, लेकिन गोवर्धन ब्लॉक के ग्राम पंचायतों के प्रधान शपथ ग्रहण नहीं कर सकेंगे, जिसमें लोरिहा पट्टी में 6, लालपुर में 13, महरौली में 7, मडौरा में 14, भगौसा में 6 पंचायत सदस्य के पद रिक्त हैं और इसके चलते इन पंचायतों में पूर्ण बहुमत नहीं है, जिसके चलते इन पंचायतों के प्रधान शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो सकेंगे। गोवर्धन बीडीओ ब्रजबिहारी त्रिपाठी ने बताया कि गोवर्धन के 5 ग्राम प्रधानों का 2/3 बहुमत नहीं होने के कारण शपथ नहीं दिलाई जाएगी। वो 5 ग्राम पंचायतें मडौरा, महरौली, भगौसा, लोरिया पट्टी और लालपुर, यहाँ पे जो है वार्ड मेंबरों का कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ था। जब नॉमिनेशन नहीं हुआ तो वहाँ से कोई वार्ड मेंबर जो है चुना नहीं गया और किसी भी ग्राम सभा को संगठित होने के लिए वहाँ के वार्ड मेंबरों का 2/3 चुना जाना बहुत आवश्यक है, तभी जो है वो ग्राम सभा संगठित मानी जाती है। तो सर जिस प्रकार से जिन ग्राम पंचायतों में प्रधान नहीं चुने जा रहे हैं, इनकी शपथ नहीं ली जा रही, तो इस विकास कार्यों को नहीं, वहाँ विकास। और इस वक्त रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई चीफ के संशय पर अब मामला खत्म हो चुका है। सुबोध जायसवाल सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी लगातार, और अब उस पर फैसला आ गया है। 1985 बैच के IAS हैं सुबोध जायसवाल, जो कि DG CISF रह चुके हैं सुबोध जायसवाल, और अब सीबीआई के चीफ बने हैं सुबोध जायसवाल। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस नाम को मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सुबोध जायसवाल सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। 1985 बैच के अधिकारी हैं सुबोध जायसवाल। जिस तरीके से
कयास लगाए जा रहे थे कि 1984 से लेकर के 1987 तक के बैच के अधिकारियों के नाम शामिल हो सकते हैं। उसमें सुबोध जायसवाल का नाम शामिल हुआ। कैबिनेट के नियुक्ति समिति ने इस नाम को मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सुबोध जायसवाल सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो 1985 बैच के अधिकारी हैं सुबोध जायसवाल। अब जिस तरीके से संशय बरकरार था सीबीआई के नए चीफ पर, अब वो संशय खत्म हो गया है और सुबोध जायसवाल को सीबीआई के नए चीफ के तौर पर नियुक्ति मिली है। तो पति पत्नी की विवाद के बाद शराब के नशे में एक पति ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। यह ड्रामा करीब 1.5 घंटे तक चला। मायके गई नाराज पत्नी को वापस बुलाने के लिए पति ने घर के पास ही खड़े टावर पर चढ़ गया और पत्नी को वापस बुलाने की मांग करते हुए जान देने की धमकी देने लगा। लड़के को टावर पर चढ़ा देख आसपास इलाके के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पति का कहना है कि उसकी शादी 2014 में हुई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। रविवार के दिन उसकी पत्नी ने उसके बेटे की पिटाई कर दी, जिससे नाराज होकर उसने अपनी पत्नी को धमका दिया। धमकाने के बाद दोनों के बीच विवाद पैदा हो गया और नाराज होकर पत्नी अपने घर चली गई और लड़के ने बताया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के बिना नहीं रह सकता, इसलिए उसने यह कदम उठाया। लड़का टावर पर चढ़ा हुआ था, क्या पूरा मामला? इसमें इनमें घरेलू आपसी विवाद हुआ था। इनमें आपस में पति पत्नी में लड़ाई हुई, जिस कारण उस लड़के ने थोड़ा ड्रिंक करके टावर के ऊपर चढ़ गया और आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस कारण हमने पुलिस प्रशासन को बुलाया, उनका सहयोग लिया और जो मीडिया है उनका भी सहयोग लिया और उस कारण उसे रिक्वेस्ट करके नीचे बुलाया। तो किसी तरह की क्यों चढ़े थे आप टावर पर, क्या बात है? टावर पर भैया मैंने चढ़ा था, मेरी घरवाली जो है लड़का गई थी और मैं अपने बच्चों के बगैर अपने घरवाली के बगैर रह नहीं सकता। मैं टावर पे से चढ़ा था। फिर किसने उतारा? फिर है जी, किसने उतारा फिर आपको? पूरा महल्ला इकट्ठा हो रहा था, उन्होंने उतारा। राजनीति के है सब। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अकाली दल फतेहगढ़ साहिब के इंचार्ज और पूर्व विधायक दीदार सिंह भट्टी ने सभी अकाली दल के कार्यकर्ताओं से 26 मई को अपने घरों और वाहनों पर काले झंडे लगाने की अपील की है। भट्टी ने कहा है कि फतेहगढ़ साहिब में लोग, नेता और संगठन किसानों के समर्थन में उतरे। किसान यूनियन जिमें कि संयुक्त किसान मोर्चे वालों रीति काल के मुताबिक असी अपने घर तो जिहड़ी आ रोस दे वास्ते झंडा ला के आगाज़ कर दिता। सारे हलका निवासियों नूं, पंजाब वासियों नूं बड़े आदब नाल बेनती करदा कि इस गल ते पहरा दिंदे होए किसान की चढ़ती कला वास्ते और पंजाब के देश के भविख नूं सुनहरा बनाउण वास्ते इस जिहड़ा लहर आ उहनूं होर प्रचंड करिए। घर घर ते जिहड़ा तो देश में एक तरफ जहां कोरोना महामारी कहर बरपा रही है, वहीं कोरोना के चलते स्कूली छात्रों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि 1 साल से स्कूल बंद होने से बच्चों की शिक्षा काफी ज्यादा प्रभावित हुई है और दूसरी लहर के चलते वार्षिक परीक्षाएं भी रद्द करनी पड़ी हैं और बच्चों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करना पड़ा है। लेकिन इस साल सरकारी स्कूल बंद होने के बावजूद भी अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई शुरू नहीं की गई है, जिसके चलते घर पर बच्चों की पढ़ाई संबंधित गतिविधियां भी बंद पड़ी हैं और जिसको देखते हुए हरियाणा शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि सरकारी स्कूल के छात्र अपनी पिछले साल की किताबें दूसरे बच्चों को देंगे, जिससे बच्चों का समय बर्बाद ना हो। अंबाला जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है कि स्कूली छात्र पुरानी किताबों की आपस में अदला बदली करेंगे। वहीं से स्कूलों में लागू करने के लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारी, एसएमसी मेंबर, एसएमसी प्रधान, बीईओ, डीडीडब्ल्यूईओ को आदेश जारी किए जा चुके हैं। बिल्कुल, ये अपना विभाग ने जो इसके लिए एक पत्र जारी कर दिया है और वो पत्र सभी खंड शिक्षा अधिकारी, एसएमसी मेंबर्स, एसएमसी प्रधान और अपना बीओज और डीडब्ल्यूओ सभी को ये पत्र जारी किया जा चुका है। इसमें एसएमसी मेंबर्स और अभिभावक
और टीचर्स के सहयोग से जो पुराने बच्चों के पास जो पुरानी कक्षाओं के जो बच्चे हैं उनके पास जो बुक्स हैं वो एक्सचेंज करेंगे और नए बच्चों को वो देंगे। इसमें SMC मेंबर्स और स्कूल टीचर्स का काफ़ी सहयोग रहेगा और वो सारी किताबें सभी बच्चों को, जिससे पर्यावरण। यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के बीच ऑड इवन फार्मूले से सिरसा में खुले रहे बाजारों का समय परिवर्तन की मांग व्यापार मंडल ने उठाई है और जिसे लेकर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने सीएम, मुख्य सचिव हरियाणा, गृह मंत्री, आयुक्त हिसार रेंज व जिला उपायुक्त सिरसा को पत्र भेजा है। व्यापार मंडल के जिला प्रधान ने बताया है कि ऑड इवन फार्मूले के अंतर्गत सिरसा में सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बाजार खोले जा रहे हैं, जिससे दुकानदारों को राहत नहीं मिल रही है। दरअसल दुकानदारों को सुबह 9 बजे से पहले दुकान खोलने का कोई लाभ ही नहीं होता है, क्योंकि 9 बजे से पहले ग्राहक बाजार में नहीं आते हैं। ऐसे में ग्राहकों का सैलाब बाजार में उमड़ पड़ता है, क्योंकि 12 बजे दुकान बंद करने का समय होता है। ऐसे में कोविड के फैलने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। तो उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में पुरकाजी थाना इलाके के गांव बसेड़ी में गृह कलेश में पति ने अपनी ही पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं परिवार के लोग मौत के पीछे का कारण गृह कलह और जमीनी विवाद बता रहे हैं। वहीं विवाहिता महिला की मौत से सनसनी मच गई है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामले से सीओ हेमंत कुमार और पुरकाजी कोतवाल ने घटना स्थल पर पहुंचकर कार्रवाई में भी जुट गई है। ये आज सुबह पुरकाजी थाना क्षेत्र में सूचना आई थी कि एक महिला को उसके पति द्वारा गोली मार दी गई है। पुलिस समय से वहां पहुंच गई थी। वहां जानकारी करने में पता चला कि पति वहां मौजूद नहीं था। उसकी अभी उसको ढूंढा जा रहा है और शव को कब्जे में लेके मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जा रही है। कुछ पता लग पाया हत्या कारण क्या रहा? अभी जैसा कि मैंने बताया कि पति।
तो मध्य प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किया है। इससे 18 से 44 साल आयु के लोगों को काफी राहत मिलेगी, जब इस एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होगी। नए नियम के मुताबिक ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। ये सुविधा फिलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर दी जाएगी। प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए बदली गई व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार देर शाम आदेश जारी कर दिए हैं और 18 से 44 साल आयु के लोगों के लिए वैक्सीनेशन बुधवार 26 मई से शुरू होगा। वहीं जिसमें इस आयु वर्ग के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लगवा सकेंगे। मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों को यह छूट दी है कि वे वैक्सीन की उपलब्धता और व्यवस्था के अनुसार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम लागू कर सकते हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। देश भर में जारी लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते लोगों की जिंदगी दुश्वार हो रही है। रोजाना कमाकर अपना पेट भरने वालों के लिए तो ये मुसीबत की घड़ी और ज्यादा मुश्किल हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ ऐसा ही हाल उन मछुआरों का है जिनकी जिंदगी पर कोरोना ने ब्रेक लगा दिया है। दरअसल मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए झीलों या तालाबों तक पहुंचना पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उन्हें पुलिस के सवाल जवाब से गुजरना पड़ता है। नतीजन अब मछुआरों ने परेशान होकर सरकार से गुहार लगाई है कि मछुआरों को कोरोना काल के मद्देनजर कुछ रियायत दी जाए ताकि वो अपने गुजर बसर कर सकें। ये चाहते थे लॉकडाउन खोले, काम धंधा करने से गरीबों को तो खाने दो कि ना, गरीब आदमी नहीं खाएगा तो क्या होगा। हो रही है आपको सर आने आने की दिक्कत हो रही है। अब जहाँ से जाएंगे तो कोरोना की जांच करेंगे, पहले रोज का यही काम है उनका। वहाँ खड़ी करो गाड़ी, 10 मिनट रोको उनके पास गाड़ी, कोरोना की जांच करो, कोरोना की जांच करवाओ पहले, फिर निकलने देते हैं। वहाँ से आ रहा है घर से तो यही काम है उनका। दिन भर पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, आप कमाने नहीं दे रहे हैं, क्या करें आप। जाल डालते हैं, यहाँ पे जाल सुलझाना पड़ता है, हवा से खराब हो जाता है जाल। ये देखिए ये रखा हुआ है जाल, ये मछली पालन का काम करते हैं, मछली पकड़ते हैं जाल डाल के। अभी लॉकडाउन चल रहा है, किस तरीके से गुजारा। यूपी की राजधानी लखनऊ में गाजीपुर थाना क्षेत्र में गाड़ी में आग लगने की खबर सामने आ रही है। एरम स्कूल के पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र में खड़ी सीएनजी वैन में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची गाजीपुर थाना पुलिस ने जगह को तुरंत खाली कराकर दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस तमाम पहलुओं से मामले से जांच में जुटी हुई है। तो मध्य प्रदेश में भिंड जिले के रौन थाना क्षेत्र में रेत माफियाओं द्वारा सरेआम स्टेट हाईवे सिंध नदी के पुल के नीचे मेहदा घाट पर रेत का उत्खनन कराया जा रहा है, जबकि इसी मार्ग से पुलिस प्रशासन राजनेताओं का निकलना होता है। एक ओर लॉकडाउन के चलते शासन प्रशासन के द्वारा लोगों को नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रेत माफियाओं के द्वारा नियमों को ठेंगा दिखाते हुए रेत उत्खनन का खेल जारी है और इनके आगे शासन प्रशासन भी नतमस्तक हो चुका है। देखिए, ये समस्या कई वर्षों से चल रही है लगातार और सरकार के जानकारी में भी है और कई लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं इसमें, और उसके बावजूद भी नदी में पोकलेन ले जाना कानूनन अपराध है, नहीं ले जा सकते। मैनुअली खोद सकते हैं उसमें से और ना अटैची लगा सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है तो मैं समझता हूं कि सरकार के, प्रशासन के और पुलिस महकमे के जानकारी में हो रहा है और उन्हीं के संरक्षण में ये अवैध धंधा चल रहा है, गलत तरीके से उत्खनन हो रहा है। इसमें आरोपी और दोषी अकेले पुलिस वाले नहीं है, अकेले कलेक्टर प्रशासन नहीं है, इसमें राजनीतिक लोग भी जो पदों पर बैठे हुए जिनकी सरकार है उनके संरक्षण में ये सब चल रहा है। तो तीनों लोग ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और हमें तो ये बहुत कई बार कह भी चुके हैं कि इसमें सख्त कार्रवाई करना चाहिए, न्यायालय को करना चाहिए, तभी ये रोका जा सकता है। यहाँ पे कंपनी का पूरा काम चल रहा है और जो भी चल रहा है वो सब कंपनी का हो रहा है ना। तो अगर ये अवैध भी है तो इसके लिए खनिज विभाग अलग बनाया गया है और उसके बाद राजस्व विभाग भी है। पुलिस को की तो अगर वो मदद लेंगे तो मैं पुलिस भेजूंगा,
बकाया पुकलेन चले या जेसीबी चले, उससे मुझे। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मथुरा में प्रधानी के रंजिश को लेकर जन्मदिन के मौके पर बज रहे डीजे पर आवाज कम करने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें दोनों तरफ से चले लाठी डंडों और पथराव में 1 दर्जन के करीब लोग घायल भी हुए हैं। और घटना थाना मांड क्षेत्र के गांव बेलंदपुर की है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है। तो वहीं पंचायत चुनाव जीते हुए प्रत्याशी ने बताया कि डीजे की आवाज कम करना तो एक बहाना था, झगड़े की असली वजह प्रधानी की रंजिश है, जिसके चलते दो पक्षों में मारपीट हुई और कई लोग घायल भी हुए हैं। तो वहीं पुलिस ने मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, मेरा शुभ नाम है महादेव, ग्राम पंचायत मिर्ताना गाँव सर। अच्छा, मिर्ताने के प्रधान हो? हाँ जी सर। ये आज जो पथराव और लाठीचार्ज हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है और क्या मामला रहा है? सर, गांव में हुआ है, बेलंदपुर में। क्या मामला रहा है? मामला सर, मैं चुनाव हुआ प्रधान हूँ और जो विपक्षी दल है वो दंगा पी के गाली गलौज करते हैं। तो आज उन्होंने क्या किया है? हाँ सर, पथराव किया है। तो कितने लोग घायल हैं लगभग तुम्हारे? 1 दर्जन लोग घायल हैं सर। तो अब कहाँ आए हो आप? थाने आए सर। दमदार समाचार लगातार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक।